सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। उर्दू का मुहावरा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे पर बिल्कुल फिट बैठता है। नाम सेफ सिटी है, लेकिन हालात ये हैं कि किसी भी वाक़े, सान्हे या हादसे के बाद जब सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ी है तो हर अहम मौके पर सेफ सिटी के कैमरे गधे के सर से सींग की तरह गायब पाए जाते हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान इस मंसूबे के मॉडल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं और प्रोजेक्ट मॉडल को तब्दील करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत हजारों कैमरे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। मेरी दुआ है कि ये कैमरे कौमी खजाने की बजाय मुजरिमों पर भारी पड़ें ताकि मुल्क कौम का भला हो सके। एक और भलाई जो हुकूमत करने पर बजिद है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हुकूमत का मानना है कि इसके जरिए धांधली का हमेशा के लिए कला कमा किया जा सकता है, मगर मुसीबत ये बनी है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज उठा दिए, वो भी 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 37 एतराज। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर अपोजिशन के दिल में लड्डू फूट रहे हैं, जबकि हुकूमती खिलाड़ियों की तरफ से एक बार फिर यह अज़्म दोहराया जा रहा है कि जितने भी एतराज होंगे, जितने भी दूर करेंगे और अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। ये दावा हकीकत बनता है या फिर इसका हशर भी इंतखाबी वादों जैसा होता है, इसका पता भी जल्द चल जाएगा। इंतखाबी वादों का जिक्र छिड़ा है तो बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लेते हैं, जिसके सहारे बिलावल भुट्टो पंजाब में पार्टी को दोबारा फाल करने निकले हैं। आगाज जनूबी पंजाब से किया है। इनकी जोड़ी में खैर पड़ती है या नहीं, सारी निगाहें बिलावल पर लगी हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम भी जनूबी पंजाब से पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात का मैच कौन जीतेगा, इससे अगले आम इंतखाबात के बारे में अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। मुल्क की सियासत से हटकर खित्ते की सियासत की बात करें तो अफगानिस्तान में अमन होने के बाद भी महाज गर्म है। अमेरिकी इनखला के बाद पहली बार CIA चीफ पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की है। कहा जा रहा है कि अमेरिका तालिबान हुकूमत को मशरूत तौर पर कबूल करने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि अमेरिकी शराइत क्या होंगी, क्या तालिबान इसे कबूल करेंगे? 11 सितंबर को तालिबान काबीना की हलफ बर्दारी के बाद क्या होने जा रहा है, इसी पर बात करते हैं बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा से। बाबर डोगर साहब, ये एक और मुलाकात, और ये भी कहा जा रहा है कि जी पहले भारत यात्रा की है CIA के सरबराह ने और 1-2 यात्राएं इनकी हो चुकी हैं अफगानिस्तान की भी, वो छुपी हुई। तो अब अमेरिका क्या चाह रहा है पाकिस्तान से? पाकिस्तान ने जो चीज़ें समझाई अमेरिका को समझ आ गई हैं? उसामा साहब, ये जो CIA के डायरेक्टर हैं विलियम जोसेफ बर्न्स, असल में ये पहले इंडिया गए, अब पाकिस्तान आए, आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, और जो ब्लिंकन है जो सेक्रेटरी हैं, वो उनकी भी जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं उनमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अमेरिका ने जो नई तालिबान गवर्नमेंट बनी है, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उस पर उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया कि इसमें कोई खातून मिनिस्टर नहीं है, तो वो उनके लिए बहुत अहम है कि तालिबान ने जो उनसे वादे किए थे कि वो तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं उसका हिस्सा होंगे, तो वो पूरा नहीं हुआ। इस पे उनकी रिजर्वेशन हैं। अच्छा बाबर, मुझे ये चीज़ बड़ी तंग करती है कि ये जब कहा जाता है ह्यूमन राइट्स, अभी ये देख लें ड्रोन हमले में 10 एक ही ख़ानदान के लोग मार दिए जाते जाते भी, वो ह्यूमन राइट्स मुझे समझ नहीं आती। कितनी औरतें जो हैं वो बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, लाखों लोग मार दिए, वो ह्यूमन राइट्स नहीं होते। गुंतानामो बे में ट्रायल के बगैर लोग रखे जाते हैं, वो ह्यूमन राइट्स नहीं होते। मैं तो समझता हूँ अगर कोई वहाँ पर फिर भी उसके हवास कायम रहते हैं आज जो लोग इसमें काबीना में शामिल किए, वरना तो कोई आदमी वहाँ पागल हो जाएगा, कोई भी इंसान। साहब, ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो ताकतवर डिक्टेट कराता है और जो गरीब है वो उस पर अमल दरामद करता है, यही ह्यूमन राइट्स हैं। कश्मीर में लोग मर रहे हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। वो कश्मीर को पिछले 1.5 साल से 2 साल से एक जेल बनाया हुआ है, 1 करोड़ की आबादी को ज़बरदस्ती उस जेल में बंद किया हुआ है। उनके सारे सिविक राइट्स जो हैं वो मुअत्तल हैं
वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। वहाँ पर सारा यूरोप अमेरिका जो है आंखें बंद करके बैठा हुआ है। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वो होती है जो ताकतवर डिक्टेट करवाता है और गरीब उस पर अमल दरामद करता है। इसको ह्यूमन राइट्स मुश्किल में है, इसीलिए पाकिस्तान बार बार आ रहे हैं। अब मसला ये है कि जो ब्लिंकन है, जो अगर आप उनकी जो कल उन्होंने जो उनके मीडिया टॉक सामने आई है उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने एक दो चीज़ें कही हैं। पहली बात तो ये है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और ख़वातीन को जो इंटरिम कैबिनेट है उसमें शामिल ना करना, और दूसरी सबसे अहम चीज़ जो है जो अमेरिका और यूरोप के लिए बहुत ही तकलीफदेह है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसमें जो उनके सरबराह हैं एहसन साहब और उसके बाद जो हक्कानी साहब हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर बनाए गए हैं वहाँ पर, इन दोनों पे हेड मनी है। अब अमेरिका ये कहता है कि जी हक्कानी पे तो हमने एक हफ्ता पहले हेड मनी को रिवाइज करके 5 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर कर दिया, वो जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर है, तो उसको हम किस तरह से एक्सेप्ट कर लें। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक साजिश है। उस साजिश में इंडिया भी शरीक है, उस साजिश में नेटो भी शरीक है, उस साजिश में अमेरिका भी शरीक है। अब ये चाहते हैं, देखिए तालिबान ये कहते हैं कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी। उनको पता है कि हक्कानी ग्रुप तालिबान का हिस्सा है, वो उनका इंटेग्रल पार्ट है, उसके बगैर तालिबान कुछ भी नहीं है। अब ये चाहते हैं कि हक्कानी ग्रुप चूँकि उनके वो सारे फाइटर हैं, उन्होंने वो जंग लड़ी, उनके वो जो फौज के सरबराह थे वो सारे वही थे। अब ये चाहते हैं कि ये जो सिराज हक्कानी साहब हैं इनको अलहदा किया जाए, इसके बाद जो नए उन्होंने हेड बनाए हैं इनको भी अलहदा किया जाए। तो शरारत उसके पीछे ये है कि ये इनको आपस में लड़ाएं, ये तालिबान को आपस में लड़ाएं, ये एक साजिश है। और जब तक ये इनको अलहदा नहीं करते, ये वो हिंट दे रहे हैं कि फिर हमारे लिए इसको मानना मुश्किल हो जाएगा। अब तालिबान, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से कल भी हमने बात की, तालिबान में 2 बड़े सेगमेंट थे। एक सेगमेंट वो था जिसका जो उनका पॉलिटिकल फेस था, जो उनका सियासी चेहरा था, जैसे उनकी कतर में दोहा में जो बैठी हुई लीडरशिप थी वो थी जो सारी दुनिया से निगोशिएट कर रही थी। एक वो थे जो कंधार में बैठे हुए थे और वो सियासी तौर पे दोहा को डिक्टेट कर रहे थे। दोहा वाले, कतर वाले उनके साथ कांटेक्ट में थे और जो गाइडेंस मिलती थी उसके तहत वो आगे दुनिया से निगोशिएट करते थे। दूसरे वो थे जो उनके फाइटर थे, जिनके ज़रिए से काबुल फतह हुआ, जिनके ज़रिए से अफगानिस्तान फतह हुआ। ये वो लोग थे जो फील्ड में लड़ रहे थे। अब ये दोनों मिलके तालिबान है, ये एक ही हैं। अब जो लड़ रहे थे, जाहिर बात है लड़ तो वो अमेरिका से रहे थे और लड़ाई में बेतहाशा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया और अल्टीमेटली वो जंग में विनर साबित हुए। अब जो फाइटर थे उन सब पे अमेरिका ने हेड मनी रखी हुई है। अब जब गवर्नमेंट बनानी है तो दोनों लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी, दोनों हिस्सों की रिप्रेजेंटेशन होगी और वो म्यूचुअल कंसेंसस के साथ, मुशावरत के साथ सारा कुछ किया गया। ये चीज अब ये अमेरिका जो है, इसको अमेरिका जो है वो अलग-अलग करने की कोई, ये इंडिया, अमेरिका और नेटो की साजिश है कि इनके दरमियान रिफ्ट पैदा की जाए। जब इन पर प्रेशर डाला जाएगा, जब इनको ये कहा जाएगा कि जी आप जब तक इन लोगों को अलहदा नहीं करेंगे हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इनके अंदर रिफ्ट पैदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तालिबान चाइना की तरफ देख रहे हैं, उनके पास मुतबादिल 3 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान भी हो चुका है चीन की तरफ से। तो बस फिर ये है कि ये साजिश जो है, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मर्जी अमेरिका कर ले, जो मर्जी इंडिया कर ले, जो वो चाहते हैं वो नहीं होना। तालिबान अगर ये चाहते हैं कि ये चेहरे यहाँ से उतार दिए जाए, इनको निकाल दिया जाए, ये कर दिया वो कर दिया जाए, ये चीज नहीं होनी, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो अपनी गवर्नमेंट तोड़वा लेंगे, वो सारी दुनिया से दोबारा लड़ लेंगे, लेकिन वो अपनी सफों में इस तरह की तकसीम पैदा नहीं होने देंगे। ये क्लियर है। गुलाम रज़ा साहब, CIA के सरबराह आनिया जानिया क्या चक्कर है? देखिए, जो उनका पहला चक्कर था वो काबुल का लगा, फिर उसके बाद फिर काबुल आए और फिर इंडिया गए और फिर पाकिस्तान आए। तो ये पूरे खित्ते के जो उन्होंने यात्रा की है। अब पहले काबुल तो उनका आना था, तो वहाँ इनखला के हवाले से बातचीत थी और इंडिया वो गए हैं, तो वो बुनियादी तौर पर इंडिया को
शाबाश या इंडिया को उसके पीछे हाथ रखने के लिए गए हैं कि फिक्र ना करें, अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इस तरह की जो सूरत हाल है, वहाँ अजीत डोवल के साथ जो बातचीत हुई वो उनकी ज़्यादातर बातचीत जो है वो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने गिले शिकवे इंडिया की जानिब से किए गए। अब यहाँ आए हैं, पाकिस्तान का तो एक वाज़ेह स्टांस है अफ़गानिस्तान के हवाले से, और आज इनको भी ये बात बताई गई है कि अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते के अमन से वाबस्ता है। अगर आप वहाँ अमन चाहते हैं तो हमें पूरी दुनिया को अफ़गानिस्तान को कबूल करना होगा, क्योंकि अगर आप ताकत के ज़ोर से कुछ कर सकते, इंटेलिजेंस के ज़ोर पे कुछ कर सकते, आप अपने असलहा के ज़ोर पे कुछ कर सकते, तो अल्टीमेटली आप 20 साल यहाँ से इस तरह वक्त और पैसे का ज़िया करके और लोगों को मार के यहाँ से ना जाते। तो बेहतर ये है कि जो अब वो आए हैं तो उनको हमें तस्लीम करना चाहिए। ये एक नुक्ता जो था वो डिस्कस हुआ उसमें। बाकी जो सूरत हाल अभी बाबर डोगर साहब ने कहा कि वहाँ पे सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, बाकी कुछ लोग हैं जिनकी हेड मनी 4 लोगों की अमेरिका ने अनाउंस की हुई है, तो मोदी से बड़ा दहशतगर्द इस खित्ते में कोई नहीं है। जब वो पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना तो उस वक्त अमेरिका में उनके दाखिले पर पाबंदी थी और फिर आपने देखा कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हो गए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो इंडिया के साथ इस तरह की सूरत हाल कर सकता है तो ये लोग भी, क्योंकि इन्होंने भी 20 साल ज़्यादतियाँ करने वालों को माफ़ किया है और ये इनकी भी यही ख्वाहिश है कि 20 साल जिन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं अगर हमने माफ़ किया है तो उनको भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो इंडिया है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है, आप जलालुद्दीन हक्कानी को बना दें तो वो उसको भी माफ़ कर देगा। ये अफगानिस्तान है, डिफरेंस को समझें। इंडिया में कोई भी, इंडिया में वो बंदा जिसने आधे मुसलमानों को मारा उसको उन्होंने माफ़ कर दिया, वहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा। कश्मीर में जो मर्जी कर लिया जाए, यूरोप को, अमेरिका को नजर ही नहीं आएगा। ये अफगानिस्तान है, इंडिया और अमेरिका, इनकी पॉलिसी डिफरेंट है। यहाँ पे वो माफी देने के चक्कर में नहीं है, पूरा जोर लगा रहे हैं कि इनको कई तरह आपस में लड़ाया जाए, किस तरह से इनके दरमियान, इनकी सफ़ों में इस तरह का इंतशार फैलाया जाए कि ये जो इंतशार है ये पाकिस्तान भी पहुंचे, इसकी हीट इराक भी पहुंचे, ईरान भी पहुंचे, इसकी हीट चाइना भी पहुंचे, इसकी हीट रशिया भी पहुंचे। अमेरिका तो यहाँ से निकल गया। अब उनकी कोशिश है कि इनको लड़ाएं, इनको यहाँ पर अमन नहीं होना चाहिए। ठीक, गुलाम रज़ा साहब देखें, अगर लड़ाने के लिए अमेरिका में इतनी कुव्वत होती तो यहाँ बैठ के लड़ा सकता था, वो नहीं कर सका। 20 साल में जिस तरह का फेलियर उसका हुआ है, मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी जो सुपर पावर का जो उसका स्टेटस था वो सवालिया निशान बन गया है। ये अब वो वाली सुपर पावर नहीं रही जो यहाँ अफ़गानिस्तान में आने से पहले थी। उसके बाद 9/11 के जो दस्तावेज़ात हैं क्लासीफाइड, वो भी डिक्लासीफाइड हो गई हैं, वो भी सामने आ जाएंगी कि उसमें कॉन्स्पिरेसीज कौन सी थी, किसकी कॉन्स्पिरेसीज थी, क्यों किया गया, क्यों मुसलमानों के ऊपर जब भी हमले होते हैं, क्या मुसलमान मुल्कों पर ही हमले होते हैं? करे ना हमला यूरोप के ऊपर अमेरिका, या करे हमला बरतानिया के ऊपर, या यूरोप के कितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हर तरह के जराइम होते हैं, वहाँ जाए ना, वहाँ जाके देखे सूरत है। क्योंकि शाम, ईरान, इराक और उसके बाद अफगानिस्तान और ईरान को धमकियां, तो ये सूरत हाल जो मशरूत हिमायत तो नहीं तस्लीम करने की बात अमेरिका कर रहा है, तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद किसी ना किसी तरह वर्किंग रिलेशनशिप तो बना रहा है। ये करना पड़ेगा। मैं आपको ये देखें जो सूरत हाल है, उन्होंने कहा हम एक्शंस को देखेंगे, इस सूरत हाल में देखेंगे, इनको इस सूरत हाल में अमेरिका को, तालिबान को मानना पड़ेगा। और ये आप देख लीजिएगा, अगर वो नहीं मानेगा, ये बात जहन में रख लें, अगर वो नहीं मानेगा तो अपना नुकसान करेगा। उसने जो बिसात बिछाई है कि शायद इसमें आके जो खित्ते के दीगर मुमालिक हैं, चाइना, रशिया, ये यहाँ आके तो उनको हम डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, तालिबान चाइना की तरफ देख रहे हैं, CPEC
को शुरू करना चाहते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक उनकी रसाई वो अपने आप की करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें वो खिते में खुशहाली की तरफ आना चाहते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन के काम में चाइनीज से ज़्यादा इस खिते में कौन काम कर सकता है? वो अमेरिका तो की तरफ ये लगार नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली जो है पेनिट्रेशन करेंगे और उस तरफ वो आ भी रहे हैं। 3 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान भी करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब ने कहा है कि जी इमदाद जो है अफगान लोगों तक फौरी पहुंचाई जाए। अभी गुलाम रजा साहब आप बात कर रहे थे डिस्टर्बेंस की कि जी अमेरिका अब यहाँ डिस्टर्बेंस अगर फैलाना चाहता है तो उसमें नाकाम होगा, लेकिन आप अगर देखें तो सियासत में डिस्टर्बेंस जरूर फैल रही है हर तरफ से। अब वो सफबंदी हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में है, तो इमरान खान साहब ने भी अपने लोगों को एक्टिव कर दिया है कि जनाब अभी से कैंपेन शुरू कर दो, राबते शुरू कर दो, लोगों को फैला दिया है। लेकिन जो दिलचस्प बात नजर आ रही है गुलाम रजा साहब वो है कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ये आमने सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी साफ साफ बात करें, या तो आप अपोजिशन का किरदार अदा करें या ऐलान करें कि आप हुकूमत के साथ हैं, या तो आप फिर इस्तीफे दे दें। मौलाना साहब ने कहा है कि जो ऑफर, ये जुमला सुनने वाला है, जो ऑफर बिलावल को हुई हमें भी हुई थी लेकिन हमने वो कबूल नहीं की। तो ये अब चक्कर क्या है, क्या ऑफर्स हुई थी, ये लड़ाई तो इनकी आपस में हो गई है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी असल में पंजाब में लड़ाई इनके दरमियान हो गई है, मौलाना नून लीग के साथ है। मौलाना जो है वो नून लीग का दूसरा फेस है और जो मौलाना ने बात की है वो आज बहुत तकलीफ देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि पीडीएम में मीर जाफर और मीर सादक थे, शुक्र है उनसे जान छूट गई। तो वो जिस बुनियाद पे मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं उसको अगर हकायक की रोशनी में देखा जाए तो ये पॉलिटिक्स नहीं थी, ये दगा था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पीडीएम से किया। और सेनेट के इंतखाबात में जो कुछ वहाँ पे किया गया चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, तो वो किसको नहीं मालूम, ये तारीख़ के औराक हैं, ये सारी ज़िंदगी इनके माथे का कलंक बना रहेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। देखें, जो भी फैसला करना हो सियासी जमातों को वो ओपन करना होता है, वो उन्हें इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सियासत में साजिशें कहलाती हैं और ये वाक़तन मीर जाफ़र मीर सादक का किरदार कहलाता है। और मौलाना ने यही बात की है क्योंकि वो अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स बात नहीं कर सकता जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उस हवाले से, तो वो मियाँ नवाज शरीफ की जगह बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान। और आज साद रफीक साहब ने भी ये बात की है कि अगर आप इस तरह के किरदार की बात करते हैं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो ऐसी पीपल्स पार्टी ने इससे पहले ऐसी कभी पॉलिटिक्स, मुफाहमत के नाम पे बहुत सारी चीज़ें की थी लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की थी। आपको एक और बात याद होगी, जजेस बहाली का जो मामला था उसमें भी इसी तरह के लैतो लाल से काम लिया जा रहा था। तो फिर अचानक जो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो वो अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचा था तो जजेस बहाल हो गए थे। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है सियासत में डिच नहीं किया जाता एक दूसरे को सियासी बातों में। मियाँ नवाज शरीफ ने भी किया होगा और किया है, 1-2 मरतबा उन्होंने आसिफ अली जरदारी को, जब उन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ बयान दिया और वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ थे, उन्होंने अगले दिन जरदारी से मुलाकात करनी थी। उन्होंने जब देखा कि ये ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मुलाकात कैंसिल कर दी। तो ये भी तारीख़ का हिस्सा है। तो उनको भी तकलीफ़ें हैं, इनको भी तकलीफ़ें हैं। बाकी जो इस वक्त पंजाब की पॉलिटिक्स है उसमें वो नारे तो मार रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास ना तो पॉलिटिकल फोर्स है, ना जालाइज़म बाकी बचा है, ना वो पार्टी को वहाँ पे असर नो तश्कील दे सके हैं। अब उनके पास कितना टाइम पीछे बच गया है? वो तो ये है कि कोई ऐसा हाथ आसमानी उनके ऊपर आ जाए और वो इलेक्टेबल्स को साथ मिलाएं तो फिर वो 50 सीटें 40 सीटें वहां से निकाल सकते हैं। कोशिश चल रही है तो वो उसके लिए कोशिश जारी है, उसके लिए कोशिश जारी है। लेकिन बात ये है कि वो आसमानी हाथ जो है वो रूहानी हाथ आए तो तब चलेगा ना, अदरवाइज तो आपको इस वक्त जो रिजल्ट 2018 के आपके सामने हैं, यही पीपल्स पार्टी इससे भी ज्यादा पीछे जा चुकी है पंजाब में। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कोशिशें अब नजर आ रही हैं इमरान खान साहब को भी, और वो भी अपने तौर पर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाजी को कह दिया कि चलो जी पंजाब का महाज संभालें और जनूबी पंजाब से आगाज़ हो रहा है। ये बाबर डोगर साहब सिर्फ ये बलदियाती इलेक्शन के लिए ये समझ रहे हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी भी यहाँ जोर लगा रही है, नून लीग का नहीं पता कब क्या हो जाए, तो ये अब भरपूर वक्त है कि इसी वक्त कैंपेन शुरू कर दी जाए क्योंकि हुकूमत भी आपके पास है। साहब मेनली बलदियाती इलेक्शन सर पर हैं, बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं और बलदियाती इलेक्शन अमूमन यही होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वही जीता करती है और ज़्यादा मेजॉरिटी वही जीत जाती है, लेकिन बहरहाल उसका इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शन पर ज़रूर आता है।
उससे ये पता चल जाता है कि अपोजिशन में कितना जोर है, अगर हारी भी है तो किस तरह से हारी है, क्या फैक्टर थे, कितने वोटों से हारी है, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं और अपोजिशन कितनी तैयार है आने वाले इलेक्शंस के लिए। तो बल्दियाती इलेक्शन बड़े अहम हैं और ख़ास तौर पे खान साहब ने जो ये कहा है कि बड़े शहरों में जो मेयर हैं वो 1-on-1 मुकाबला होगा, तो ये तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अदरवाइज़ होता ये था कि जो भी चेयरमैन जीते थे उनको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता था। तो अब ये जो है जिस लाहौर के अगर मेयर का 1-on-1 मुकाबला होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो पीटीआई है उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीटीआई का जो वर्कर था वो बड़ा अनॉयड था, वो बिल्कुल उस वक़्त वर्कर जो है उसका कोई हाल नहीं है, कोई पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उस्मान बुज़दार जो है उनको पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने नहीं देखा कि पीटीआई को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने कोई स्टेप लिया हो, उन्होंने कोई कदम उठाया हो, कोई वर्कर्स को के हवाले से उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया हो। मैंने जितने उनके वर्कर देखे हैं वो तो पार्टी से बहुत ज़्यादा अनॉयड हैं। ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया। दो कि इनकी पंजाब में भी हुकूमत है, मरकज़ में भी हुकूमत है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है आम वर्कर को बिल्कुल नहीं पहुंचा। तो ये बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पार्टी के अंदर मायूसी फैल रही है, मायूसी बढ़ रही है। तो अब देखें कि अगर वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो किस हद तक वर्कर को मुतमईन कर पाते हैं। आप देखें कि सेंट्रल पंजाब में जो जितने भी इलेक्शन हुए हैं, मासा एक सियालकोट वाले इलेक्शन के, उस सियालकोट के इलेक्शन में भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर था। वो ये था कि उस वक़्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ताहिर खुर्शीद साहब, उनका दामाद वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा था और उन्होंने अपना जीना मरना वहाँ पर लगा दिया थे, सारे हुकूमती रिसोर्सेज वहाँ पर लगा दिए थे। मे बी कि अगर कोई और इलेक्शन होता तो वो उस तरह से इलेक्शन ना लड़ते जिस तरह उन्होंने अपने दामाद का इलेक्शन लड़ा और उसको जितवाया। अच्छा, तो अब ये तो नहीं है कि ताहिर खुर्शीद साहब या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो हर इलेक्शन में वो इतना इंटरेस्ट लेगा या इतना जोर लगाएगा। तो वो भी सारा 10,000 वोटों से सारा फैसला हुआ, मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं था। उसके बाद चिन्योट में आप देखते हैं जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर जो पीटीआई का कैंडिडेट था उसको 227 वोट पार्टी के कैंडिडेट को 227 वोट पड़े। अब बिलावल भुट्टो के हालात ये हैं कि यहाँ तो उनके कैंडिडेट हैं ही नहीं है, जहाँ पर उनके अव्वल तो ये कैंडिडेट जानबूझ के नहीं देते, इनको पता है कि कैंडिडेट दिया और इलेक्शन में जो उनको वोट पड़ेंगे उससे वो कलई खुल जाएगी। तो ये कि 11 था, उन्होंने सारे जो पंजाब में इलेक्शन हुए हैं उनमें नून लीग को सपोर्ट किया। आखिरी एक इलेक्शन में उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, ये जब इनके डिफरेंसेस आ गए तो उसको 227, जबकि जीतने वाले को 66,000 वोट 73,000 वोट पड़े। तो फ़र्क देख लें कितना ज़्यादा है। मरियम तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े डिफरेंस को बिलावल किस तरह से पूरा कर पाए। इलेक्टेबल्स अभी तक किसी इलेक्टेबल ने उनको ज्वाइन नहीं किया। ये वो दौरा कर रहे हैं, आज वो रहीम यार खां में थे, उसके पहले लोधरा में थे, मुल्तान में भी उन्होंने अपना सेंटर बनाया हुआ है, लेकिन किसी बड़े इलेक्टेबल ने उनको ज्वाइन नहीं किया। जरदारी साहब 7 दिन लाहौर में रह के गए, बड़ी एफर्ट की, पंजाब में उन्होंने दोबारा से तंजीम साजी कर रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ को उन्होंने सदर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद राजा परवेज़ अशरफ अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं दे सके। देखें उसामा साहब, जो आप जिस तरह बता एक रियलिटी है, उससे तो बेहतर है आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ। एक रियलिटी है कि पार्टी के जो सीटें हैं, राजा परवेज़ अशरफ खुद जीते, मखदूम अहमद महमूद की सीटें वहाँ पर हैं, वो 2-3 सीटें निकाल लेते हैं, कुछ वो मुजफ्फरगढ़ से उन्होंने सीटें निकाली। टोटल 5 सीटें हैं इनकी पूरे पंजाब से। अब मुझे एक बात बताएं कि ये 5 सीटें जो हैं वो सारी उन लोगों की अपनी सीटें हैं, फिर पार्टी का एज सच वोट बैंक नहीं है। मखदूम अहमद महमूद आज़ाद भी लड़ेंगे तो जीतेंगे, बाकी परवेज़ अशरफ जो है वो भी शायद आज़ाद लड़े तो जीते, वो सबका प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए हैं, वो ये सारे भी जितने भी हैं। सवाल ये है कि पीपल पार्टी का वोट बैंक नहीं है, पीपल पार्टी ने क्या एफर्ट की कि उसका वोट बैंक बढ़े। और ब्रेक का वक्त हो गया है, फिर इंशाल्लाह किसी इस पर कर लेंगे कि ये फिर नून लीग का क्या बनेगा, क्योंकि उनकी तरफ से टिकट कौन तकसीम करेगा वो एक अलग लड़ाई पड़ी हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मसला, हुकूमत लटी हुई है, कुछ कर लें अगले इलेक्शन को कह रहे हैं जी ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर ही होंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हों। इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला
हुकूमत बड़ा जोर लगा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के तहत ही अगले इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ात आ गए हैं और 1, 2, 4, 5 कोई दर्जन नहीं, कोई 37 एतराज़ात हैं और इनमें बड़े दिलचस्प हैं जिस पर मीम्स भी बन रही हैं। उस पर तहरीक इंसाफ के लोग, हुकूमत के लोग मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ा रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब एक तरफ शिबली फराज साहब जो अब वज़ीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, और वो इसी चीज़ को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी 27 एतराज़ात 37 में से वो तो मशीन के हवाले से थे ही नहीं, वो तो अपनी उनकी कारकर्दगी के हवाले से थे, और 10 के बारे में हम पहले ही इनको बता चुके हैं, वो उनके मुतालिक एतराज़ात का इजाला हम कर चुके हैं। तो फिर बाकी क्या रह जाता है? इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा, अपोजिशन मान नहीं रही, हुकूमत ज़बरदस्ती करना चाह रही है, कोशिश कर रही है कि सबको दिखाया जाए। लेकिन अगर जिस तरह इलेक्शन कमीशन का कहा गया, मैंने उस पर देखा है, पढ़ा है कि जी एल्फी डाल दी किसी ने तो मशीन तो ख़राब हो जाएगी। आज बाबर अवान साहब जो पार्लिमानी अमूर के मशीर हैं, उन्होंने आज बड़ा सख्त बयान इस हवाले से दिया। उन्होंने कहा जी हम लगा के रहेंगे, हुकूमत तुली हुई है कि कोई माने या ना माने, कोई इसको कबूल करे ना करे, हमने ये मशीनें लगानी है। किसने बनाई हैं ये मशीनें, कहाँ से आई हैं ये मशीनें, इसके अंदर सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया है, इसका हार्डवेयर कहाँ का है, चिप कहाँ से आई है, और इसको क्या इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग रखी गई है जिसको हैक नहीं किया जा सकता, जिसकी तरतीब जो है वो बदली नहीं जा सकती, और इसमें एरर मार्जिन कितना है। आज मैं कहीं बात कर रहा था आईटी के किसी प्रोफेशनल से, तो उसने कहा कि जो मशीन ये इस्तेमाल कर रहे हैं 1% एरर के साथ, जी 1% एरर के साथ आप अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट ले सकते हैं। फिर सबसे अहम बात यह है कि कभी आपको पता है कि रिकाउंटिंग की रवायत पाकिस्तान में आम है जी, और रिकाउंटिंग के लिए अगर आप कहें कि रिकाउंटिंग कर ले तो आपको रिकाउंटिंग का भी वहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। और ये बात कि कितने वोट कास्ट हुए थे, कितने वोट टोटल मौजूद थे, वो बस उस चिप के मुताबिक जो उसमें फीड है बस वो फीड है, और उसके बाद उसमें से कोई चीज़ उसमें से बाहर नहीं आ सकती। तो ये बाकायदा अगर इस तरह के इलेक्शंस हुए तो आप याद रखें कि मशरक़ी पाकिस्तान के इंतखाबात जब उस वक्त पाकिस्तान इकट्ठा था हुए थे, उन इंतखाबात का नतीजा क्या निकला था। उस वक्त इंतखाबात का नतीजा जो निकला उसके रिज़ल्ट आज तक पाकिस्तान के लोग और मशरक़ी पाकिस्तान के लोग उसको ढूंढ रहे हैं। आज भी इसी तरह की बात हो रही है कि जो मर्ज़ी हो जाए, हमने तो ये मशीन लगानी। भाई किसने कहा आपको कि आप मशीन लगानी है जब आपके स्टेक होल्डर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अदारा है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके एतराज़ात हैं, तो फिर किस तरह से। और दूसरी बात यह है कि इसकी प्रैक्टिस कहीं नहीं की गई। पहले इसकी प्रैक्टिस तो कर ले कहीं, कोई 2, 4, 6 ऐसे हलकों में कोई प्रैक्टिस हो जाती है। अगर कुछ लोग इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार होते, अपोजिशन तो बात करने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हमने नहीं करना। तो ये क्या करेंगे, मैं आपको खबर और अगली स्ट्रेटजी इनकी बताता हूँ। जो मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट से इस तरह तो करवा नहीं सकते, सेनेट से करवा लेंगे, कौमी असम्बली से नहीं होगा, तो ये मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली से करवाएंगे, सेनेट से नहीं होगा। तो ये मुश्तरका इजलास बुलाएंगे। मुश्तरका इजलास में स्पीकर साहब हाथ खड़े करवा देंगे और उसके बाद ये लेजिस्लेशन जो हैं इसको कर लिया जाएगा। शायद MDA भी जो है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी के साथ ही पुल के नीचे से गुजार दी जाए। लेकिन क्या ऐसी कानून साजी की कोई अहमियत होगी? तो फिर तमाम सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम स्टेक होल्डर्स को फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा जी, फिर वहाँ तारीखें लगेगी, फिर वहाँ बातें होगी, उसको स्ट्राइक डाउन होगी। ये फिर अच्छा ये देखें कि ये इस पूरा अपोजिशन और पूरी सिविल सोसाइटी वो सब एक साइड पे है और हुकूमत एक साइड पे है। तो ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत क्या है? क्यों आप बताएं, महंगाई को ठीक कर लें, आप दीगर बहुत से काम पड़े हुए हैं उनकी तरफ तवज्जो कर लें। इलेक्शन रिफॉर्म्स भी तो इनका एजेंडा था, वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने चाहिए? ये तो सब कहेंगे होने चाहिए, उसका तरीकाकार क्या है उस पर इख्तिलाफ है।
अब बाबू साहब अपोजिशन तो इस पर आती ही नहीं है। अब वो कहते हैं जी हमने तो सुनना ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, फिर इसके अलावा हल क्या रह जाता है? हुकूमत कहती है इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि जी आप साफ शफाफ इलेक्शन करवा लें, इस पर फौरी तौर पर आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसको आप इसी तरीके से साथ रखें। जो जांच पड़ताल करवाना चाहता है वो टैली हो जाएगा कि वहाँ आके उसने अंगूठे का निशान भी लगाया, पर्ची भी उसके पास होगी। ये सिर्फ ये हो सकता है कि प्रोसेस को जल्दी कर दे कि जी वो नहीं RTS बैठ गया, फलां हो गया, जल्दी आपके पास रिजल्ट आ सकता है। फिर रिकाउंटिंग में एक आसानी हो सकती है फौरी तौर पर कहाँ किसका, और पता लग सकता है किसने कहाँ वोट डाला है अगर कोई शख्स अपना जानना चाहता है। बाकी हार्ड कॉपी जिसको हम कह सकते हैं, जो अभी निज़ाम चल रहा है, उसको ज़रा और फास्ट करके उसको मजबूत किया जा सकता है। दोनों सिस्टम साथ हो सकते हैं। बाबर साहब, उसामा साहब, एक चीज़ तो क्लियर है, देखें इतनी ज़्यादा मशीनें हैं। जनरल इलेक्शन में आप देखें कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तकरीबन 300 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं नेशनल असम्बली की, कुछ प्रोविंशियल असम्बली की हैं। जब आप इतनी मशीनें इंस्टॉल करेंगे, चलिए प्रोविंशियल और वो तो एक कर लें, आप इतनी मशीनें इंस्टॉल करेंगे, मुझे क्या पता मेरे हल्के में 240 पोलिंग स्टेशन हैं, आपने 3-4 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ मशीनों में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, उसके सॉफ्टवेयरिंग में गड़बड़ कर दी, तो यहाँ पर आप देखें कि रिजल्ट में कितने वोटों का फ़र्क आ रहा है। 5-5, 10-10 तो कहीं भी हो सकता है। वो तो फिर आप देखें ना, वो बोरियों में से वोट निकल आते हैं, कभी कुछ हो जाता है, गायब हो जाते हैं, ये तो फिर कहीं भी हो सकता है। यानी मशीन का हम पहले से कहेंगे जी मशीन ही नहीं उसामा साहब, मेरी एक बात सुने, मुझे एक बात बताएं, इलेक्शन करवाने हैं, वो ये कह रहा है कि जनाब उन्होंने 36 इतराज़ात किए हैं। अब शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि जी ये जो 27 मशीनों के बारे में ECP जो है इनको इनकी अपनी सलाहियत से मुतल्लिक है। मेरा मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि आपको तो पता ही नहीं है कि ये मशीन है क्या। ये इलेक्शन क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने करवाने हैं, जिनको पता है, और इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। इलेक्शन तो करवाना है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हमें इन मशीनों पे इतराज है। तो जो जिन्होंने करवाना, जब उसी को इतराज है तो बाकी आगे तो बात ही खत्म हो गई। पहली बात। दूसरी बात ये कि खाली इलेक्शन साफ शफाफ करवा सका है नहीं, इलेक्शन कमीशन कौन सा ऐसा इलेक्शन करवा सका है जिस पर किसी को इतराज ना हो? कोई एक इलेक्शन ही करवा सका है ये इलेक्शन कमीशन? तो आप एक अजीब बात कर रहे हैं, आप एक मिनट ठहरे, आप एक अजीब बात कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एक पार्टी सिर्फ PTI समझती है कि ये मशीनें ठीक हैं और बाकी 3 पार्टियां समझती हैं कि इससे रिगिंग होगी, और आप ये कह रहे हैं कि जी कि ये अब ये इलेक्शन पहले भी तो खराब होते रहे, तो ये भी खराब हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा होगा पहले नहीं ठीक हुआ, आप एक नई चीज को ट्राई नहीं करना चाह रहे। पहले ठीक नहीं हुआ तो उसको ठीक करने के लिए एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी एंडोर्समेंट हो। एक इलेक्शन में तो पार्टीज नहीं मानती, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं ना, आप कोई जिम्नी मैं छोड़ दें, आप पार्टियों को बिठा ले, पार्टियों को करते हैं इसी तरह आप अपनी मर्जी ठोंस रही है। आप इस चीज को नहीं समझते। आप नून लीग पे पार्टी JUI सबको बुलाएं, उनसे कह बैठ के कंसेंसस कर ले, कमेटी में मीटिंग बुलाया, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होगी तो बस ठीक है, नहीं होगी, उनका इतराज है। जब जब आज उनका इतराज है तो कल इस रिजल्ट को कौन मानेगा? ये तो फिर मैं आज आपको लिख के देता हूं 2 पॉइंट्स हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएं ना लाएं, साहब देखें इतराज आना ही आना है, किसी ने मानना नहीं, गलत है, नहीं मानेंगे आप लिखवा लेंगे सर, कोई नहीं मानेगा। आज तक किसने माना? 2018 का इलेक्शन अपोजिशन नहीं मानती, 2013 का इलेक्शन ना पीपल्स पार्टी ने नहीं माना, तहरीक इंसाफ ने नहीं माना, कोई पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं है जी गुलाम तो इसको फिर कैसे कौन मानेगा? अच्छा मेरी बात सुनिए, एक बात आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर धांधली के इल्जामात नहीं आते। धांधली कहीं और से, किसी और तरह से, किसी और ज़रिए से की जाती, कभी एग्जेक्टिव्स के नाम पे, कभी ROs के नाम पे, कभी RTS के नाम पे, और अब शायद किसी मशीन के नाम पे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि वो साफ शफाफ इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करवाए, और पूरी कोशिश होती है, ये पूरी दुनिया में है। ये घेराव इलेक्शन कमीशन का क्यों होता है? इंतखाबात इसी अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन का घेराव क्यों किया? एक इलेक्शन पर उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा हमारा सगा, इससे ज्यादा प्यारा, इससे ज्यादा अच्छा कोई इलेक्शन कमीशन वो घेराव जो किया था ना, वो मैं बताता हूँ घेराव क्यों किया था। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, सामा गाजी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक केस पड़ा हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस, एक फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है। वो तमाम अपोजिशन इसलिए गई थी कि फॉरेन फंडिंग केस जो है
उसको निकालें और उसके जो मंदरजात हैं वो देखें और उसमें देखें कौन कौन से फाइनेंसर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, जिनको अमेरिका में भी 100 साल की सजाएं हो चुकी हैं। तो उसके ऊपर कोई मीडिया, कोई बंदा कोई बात ही नहीं करता। दो इसमें इश्यूज हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट आप किसी को भी ले लें। एक तो इसमें सीक्रेसी नहीं है, जबकि इंतखाबात के हवाले से बैलेट पेपर की सीक्रेसी सबसे बड़ी चीज़ होती है। सेकंड, इसमें ऑडिट नहीं है, आप इसका ऑडिट नहीं कर सकते। तो दो चीज़ें बेसिक जो आपका एक नुक्ता होता है किसी भी इंतखाब का, वो इस मशीन में शामिल नहीं है। किसी भी आईटी एक्सपर्ट को आप बात कर लें, हम आईटी एक्सपर्ट नहीं है, हम तो बात करते हैं उनसे, उनकी बात करके हम बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे होंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, अब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है। बाबर अवान साहब के जुमले बड़े वाजे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि जी कुछ भी हो जाए तो ये तो होकर रहेगा। उन्होंने कहा जी जब आइन के मुताबिक कोई कानून मंजूर किया जाएगा तो तमाम एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे। तो जब आइन में लिखा है जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, आइन में इजाज़त है कि हुकूमत इस तरह से कानून पास कर सकती है, वो कानून बन जाएगा, तो बात ही ख़त्म। फिर क्या होगा? अगर गुलाम साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आइन में बात खत्म नहीं होगी, आप मुझे बड़े मासूम बच्चे लगे हैं। नहीं सर, मैं तो बता रहा हूं नवाज शरीफ की असेंबली में ये आइन में है ना, सुन ले आइन की बात भी सुन ले, हौसला कर ले। आपको मेरा मतलब ठीक है, मसला ये है कि जब नवाज शरीफ को जब वज़ारत उज़्मा से उतारा गया तो उस वक्त उन पे पाबंदी लग गई कि जो पार्टी को हेड नहीं कर सकते। जी जी, जिस पर कौमी असम्बली ने ये बिल पास कर दिया कि एक सजा याफ्ता बंदा जो है वो पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। क्या मतलब है कि आइन ये कह दे कि कल ये नेशनल असम्बली जो भी कह देगी वो हो जाएगा? यहाँ पे कोर्ट्स बैठी हुई हैं उसकी तशरीह के लिए, तो ये अल्टीमेटली कोर्ट के पास जाना है। मैं ये नहीं है, बेताशा लेजिस्लेशन हुई है जो कोर्ट ने उड़ा दी है। अभी भी पाकिस्तान देखें, वो जब तक स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल नहीं होते, जब तक उसमें से खामियां दूर नहीं होती। अगर कल इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन खुद जाकर ये कह दे कि जी इन मशीनों के जरिए से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ब्रेक ले लेते हैं। अभी भी वक्त है, हुकूमत भरपूर कोशिश करे, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है सबको बिठाकर अपनी भरपूर कोशिश एक दफा करे, जरूर कोशिश करे कि सब स्टेक होल्डर्स हैं किसी तरह तो मुतमईन हो सके, ऑपोजिशन, इलेक्शन कमीशन वगैरह। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इस्लामाबाद सेफ सिटी नहीं है, खुद इमरान खान साहब मान रहे हैं, लेकिन वो एक नया तरीका ला रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, अब पता चला। वफाकी दारुल हुकूमत जब हम देखते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो कई दफ़ा हमें लिस्ट में ये नज़र आता है कि जी जो कैपिटल्स हैं उनमें अमन व अमान की अगर सूरत हाल देखी जाए तो रेटिंग में कहीं इस्लामाबाद बड़ा बेहतर हमें नज़र आता है। मगर इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद अदम इत्मीनान का इज़हार कर दिया। इसका मतलब है ये जो इस तरह के आते हैं तज्ज़िये या ये कह लीजिए रेटिंग आती है, उस पर भी पूरी तरह से एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब भी वफाकी दारुल हुकूमत का जो सेफ सिटी का मंसूबा है इससे कोई इतने खुश नहीं है। और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नून लीग के दौर में ये शुरू हुआ था और तब चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला होते थे। गुलाम साहब, क्या मसला क्या है? मेंटेनेंस सही नहीं हो सकी, कई दफ़ा ये नज़र आया कि CCTV फुटेज मिलती नहीं थी, कैमरे ख़राब हो जाते थे, जबकि जब शेख रशीद वज़ीर दाखिला बने ने कहा जी मैंने तो वहाँ से जितने बैरियर्स थे वो हटाने का कह दिया है, चेक पोस्ट वगैरह थी वो कम करने का कह दिया है, क्योंकि हम कैमरों की मदद से करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है इस तरह से। तो उसके बावजूद कुछ मामला ठीक नहीं हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये मनसूबा शुरू हुआ था। रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ बातचीत भी कर ली थी और बड़ा एक स्कैंडल भी बना उनके हवाले से कि वो काफ़ी बातें उसके हवाले से हुई कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करना था, लेकिन शुरू नहीं हो सका। फिर बाद अज़ां क्योंकि प्रोजेक्ट तो था और इसके लिए जो फंड्स थे वो भी एलोकेट थे, तो फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूशन हुई इस प्रोजेक्ट की। लेकिन इसमें ये था कि जितने कैमरे लगाए गए फ्रॉम डे फर्स्ट टिल टुडे, ये 30% तक कैमरे वर्किंग में रहे। इससे ज़्यादा इनकी वर्किंग जो है वो कभी भी नहीं हो सकी। आज भी तकरीबन 33-34% ये 100% काम नहीं कर रहे, बल्कि 33-34% कैमरे जो हैं वो वर्किंग में हैं जी। इससे काम क्या लिया जा रहा है? इससे काम लिया जा रहा है लोगों के आजकल लाइसेंस जो है वो जुर्माने करने का, लोगों के इशारे काटने पर उनकी तस्वीरें उनके घरों में भेजने का। अच्छा, ये काम
और सिर्फ जो चल रहे हैं वो मेन शाहराहों के ऊपर चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस इनको इस्तेमाल कर रही है सेफ सिटी कैमरास को। अच्छा। दूसरी सूरत हाल देखें, असल ये काम क्या था कि कोई भी जुर्म अगर होता है तो सेफ सिटी से उस शख्स की शनाख्त ली जाए, उसका पीछा किया जाए और फिर उसको पकड़ लिया जाए। ठीक। यहाँ पे इतने केसेस हैं, अगर आप कहें तो आपको मैं गिनवा दूँ कि इस्लामाबाद में इतने केसेस हैं जिसकी इंतहा नहीं है कि बिल्कुल सही, आए रोज सुनते हैं गलत काम दिन दिहाड़े डकैतियां चोरी होती हुई, हैं, पता ही नहीं चलता, कोई डकैती हुई, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो ये गाड़ियों में से चोरी हुआ। ये जो सफीर थे, साबिक सफीर अफगानिस्तान के, उनकी बेटी का जो मामला था उसमें तुमने कहा कि जी हमने बड़ी पता नहीं 200-300 कैमरे और कितना कुछ देखा गया। वो जाहिर है कि शायद वो जो 30% काम कर रहे थे वहाँ जाना फिर उस केस को और ज़्यादा वो मुश्किल बना देता है, लेकिन कुछ ना कुछ वर्किंग में होंगे। और वो वहाँ जाना नहीं, ये कंट्रोल रूम बना हुआ है, सेफ सिटी कंट्रोल रूम बना हुआ है। लोगों को बुनियादी तौर पे इसकी वर्किंग का पता नहीं है। ये तमाम एक कंट्रोल रूम से मुंसलिक हैं तमाम कैमरे, और वहाँ पे सेफ सिटी के हवाले से तमाम मूवमेंट वहाँ पे होती हुई देखी जा सकती है जो कैमरे वर्किंग में है। तो अगर जराइम को कंट्रोल करना हो और नीयत हो तो ये काम बाकायदा इसके ज़रिए से फौरी तौर पे हो सकता है। अच्छा। यहाँ मैं ख़ुद आपको बताऊँ कि एक शख्स की गाड़ी से सामान चोरी हो गया, कराची से वो लोग आए हुए थे। अच्छा। और जब वो सेफ सिटी कैमरा के हवाले से गए तो उनको वो अभी फ़ोन कर रहे थे तो उनको उन्होंने बताया कि हम आपको देख रहे हैं, आपकी गाड़ी का ये नंबर है, आप यहाँ पे खड़े हैं। इस हद तक आला क्वालिटी कैमरे थे कि जूम करके वो हर चीज़ देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरा मुजरिम, उन्होंने कहा जी वो हम पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ा अच्छा फैसला है इस हवाले से। और पहले एक और काम भी हुआ था, जब शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला बने हैं उनको ये ब्रीफिंग दी गई कि सेफ सिटी कैमरे हैं और हमारे पास जराइम को पकड़ने का पूरा कंट्रोल है और हम इस तरह कर देंगे, हमने बिल्कुल इस सिटी को जो है वो महफूज बना दिया है। तो उन्होंने कहा फिर नाके किस लिए लगाए हैं जी। तो शर्मिंदगी में वो नाके उठाने पड़ गए। अच्छा। उधर से सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर था कि नाके जो हैं वो उठाए जाएं। तो अब बात ये है कि ना तो शहर महफूज है ना शहरी महफूज हैं, जो भी जराइम कर रहे हैं लोग वो करके अपनी अपनी जगहों पे जा रहे हैं। तो इस सेफ सिटी का क्या फ़ायदा है? क्या अच्छा अब जो चलान करने के लिए रखा हुआ है? इमरान खान साहब जो विजन लेकर आए हैं वो ये है कि जितने बड़े बड़े प्लाजे हैं वहाँ पर अब तक प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी लोगों ने लगाए हुए हैं। तो पहले मरहले में जो बड़े बड़े प्लाजे हैं और इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं उनके कैमराज, यानी जो निजी आप समझ लें कि इमारतें जो प्राइवेट पर्सनस के पास हैं उन्होंने कैमरे लगाए हैं, उनको भी मुंसलिक किया जाएगा सेफ सिटी से। तो बाबर डॉक्टर साहब, क्या ये हो सकता है कि स्टेट किसी प्राइवेट आदमी के पास जाए और कहे जी ये जो आपका कैमरा है इसका लिंक हम ले रहे हैं, और इस तरह से वो कहने जी निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उधर उनके कैमरे भी फिर सेफ सिटी से लिंक किए जाएंगे? यानी कैमरा एक प्राइवेट पर्सन ने लगाया, एक प्लाजा में लगाया, जिस तरह हमारे ये पोल का ऑफिस है यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट आए और कहे कि जी ये सारा लिंक जो है हम ले रहे हैं। उसामा साहब, इसमें हरज क्या है? पहली बात तो ये कि 1600 कैमरे लगे हुए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत और इसमें से ज़्यादातर काम ही नहीं कर रहे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट ये है कि बेतहाशा चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, जिस तरह गुलाम मुद्दा साहब ने भी कहा। लेकिन सेफ सिटी कैमरा जो है वो पुलिस को असिस्ट नहीं करते क्योंकि उसकी कोई उनके पास वीडियो अवेलेबल ही नहीं होती, उसके क्लिप्स ही अवेलेबल नहीं होते। तो उससे बेहतर ये है कि आप उसके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके लिए बड़ा बजट चाहिए, पहले बहुत ज़्यादा बजट था, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस हैं। और ये भी है कि नैब ने भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है कि उसमें जो इतनी ज़्यादा करप्शन हुई कि जितना ज़्यादा पैसा लगा है वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो बेहतर है कि आप जो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बल्कि ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पर CCTV कैमराज लगाएंगी और वो लिंक होगा जो मेन एक सिस्टम है जिसको पीछे से मॉनिटर किया जा रहा है CCTV कैमराज, उसके साथ वो लिंक होगा। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये इनको वहाँ पे कानून बना देना चाहिए। जब ये सोसाइटीज़ अरबों रुपया खर्च करती हैं तो अगर वहाँ पर CCTV कैमराज गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन के साथ लगा दिए जाएँ और उसको लिंक कर दिया जाए तो चोरी डकैती, देखिए वो कैपिटल सिटी है, बड़ा सेंसिटिव शहर है, सारी दुनिया का मरकज़ है, हब है, वहाँ पर एम्बेसीज हैं, वहाँ पर सफारतकार हैं, तो वहाँ पर उसका एक मिसाली एक जो चीज़ है वो जानी चाहिए सारी दुनिया में। तो अगर वो वहाँ पर मरकज़ बना देगा चोरियों का, डकैतियों का, वहाँ पर ना अगर कोई मर्डर हो जाता है और जो है पुलिस उसके पास क्लू ही कोई नहीं है,
तो वो तो फिर एक मजाक बन जाएगा। तो हमेशा जो कैपिटल सिटीज़ होते हैं वो मॉडल शहर होते हैं, और अगर CCTV प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाया गया था तो उसको एक मॉडल प्रोजेक्ट होना चाहिए था पूरे पाकिस्तान के लिए। और अगर वो वहाँ पर काम नहीं कर रहा तो फिर तो पूरे मुल्क का ही अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर जहाँ प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ पर चीफ जस्टिस हैं, और जहाँ पर सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, और अगर वहाँ पर चोरी डकैती ही नहीं रुक रही तो फिर लाहौर और पूरे पंजाब का जो रिमोट एरिया है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इवन कराची वहाँ सेफ सिटी का बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं। वैसे कई ऐलानात जो है ना वो विजन के तहत होते रहते हैं। 1-2 महीने पहले एक ऐलान हुआ था कि अब जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए से इस्लामाबाद की हिफाजत की जाएगी। ड्रोन कैमराज होंगे, वो चलते फिरते रहेंगे मुख्तलिफ़ जगहों पे, उनको मुख्तलिफ शहर की विसिनिटीज़ में उनको उड़ाया जाएगा, और हर रोड के ऊपर वो होंगे, और जहाँ पे भी कोई क्राइम होगा तो फौरी तौर पे डॉल्फिन फोर्स को बताया जाएगा। और वो गुलाम मुर्तज़ा साहब, कैमरे तो इनसे लग नहीं रहे, ड्रोन कैमरे कहाँ से लेके आएंगे? वो तो इससे भी महंगा प्रोजेक्ट है। नहीं, विजन की बात कर रहा हूँ मैं, विजन की बात कर रहा हूँ मैं, ये लगाने की बात नहीं की मैंने। जी तो ये भी शेयर हुआ था विजन ना, कि ये भी हमने करना है, मगर ये कर रहे हैं। गुलाम साहब, अब इमरान खान साहब का तो विजन है डिजिटलाइजेशन। अभी उन्होंने कहा कि जी हमने ज़मीनों का ये कर दिया है, तो अब ये देखें कि कम से कम डिजिटलाइजेशन की तरफ सबसे अहम चीज़ है। किसी भी रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी है लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। तो उसके लिए अब पूरी दुनिया में ये सबसे अहम चीज़ हो गई है। पेट्रोलिंग आप देखते थे पहले होती थी, अब तो ये कैमरे हैं, तो इनको बेहतर और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ख़ासतौर मैं समझता हूँ कराची सबसे ज़्यादा हकदार है, सबसे बड़ा शहर है कि वहाँ पर इस तरह का निज़ाम लाया जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।